इसके बाद 5.1 में ही हम लोग 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही बिंदु होता है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड होता है, जैसे प्रश्न क्रमांक 4 जो हमने अभी किया हुआ है उसमें ये जो एक रेखाखंड है, अगर ये वाला बिंदु ए मान लेते हैं और ये वाला बिंदु बी मान लेते हैं, ये हो गया ए और ये बिंदु हो गया बी, तो बीच में इसका मध्य बिंदु होता है सी। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु एक ही होता है सी। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ भी इसका मध्य बिंदु हो इस वाले पॉइंट पर, यहाँ भी मध्य बिंदु हो, यहाँ भी मध्य बिंदु हो, क्योंकि मध्य बिंदु एक इसलिए होता है क्योंकि उस बिंदु से एक सिरे तक की दूरी और दूसरे सिरे तक की दूरी समान होती है, तो कोई दूसरा मध्य बिंदु तो नहीं हो सकता है, मध्य बिंदु एक ही होता है। तो ये हमें प्रूव करके बताना है कि किसी भी रेखाखंड, ये एक रेखाखंड है तो उसका मध्य बिंदु केवल एक ही होता है। तो अभी समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ एक हम बिंदु ले लेते हैं। माना कि डी भी एक मध्य बिंदु है और यदि सी और डी दोनों समपाती आ गए तो इसका मतलब है कि सी और डी बिंदु एक ही होगा, तब मध्य बिंदु होगा। अभी हम लोग इसको यहाँ पे ले लेते हैं, एक बिंदु डी ले लेते हैं और माना कि ये डी ए बी का मध्य बिंदु है। हालांकि देखने से तो नहीं लग रहा है कि ये ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि देखने से तो सी ही लग रहा है, लेकिन हम इसे मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना ए बी का मध्य बिंदु सी है। अभी पहले बार में हम लोग ए बी का मध्य बिंदु सी ले रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, तो अब चूंकि मध्य बिंदु ए सी है इसलिए ये ए बी का क्या होगा, आधा। अभी हम लोगों ने प्रूव किया है प्रश्न क्रमांक 4 में, तो हम बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे कि जो ए सी होता है वो ए बी का क्या होता है, आधा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए सी बराबर होगा 1/2 ए बी। आपको ये लिख देना है कि ए सी यहाँ से यहाँ तक पूरा ए बी, ए से लेके बी तक का आधा होता है। तो आपको ये लिखना है अगर सी मध्य बिंदु है तब। अब हम लोग लिखेंगे, यदि ए बी का मध्य बिंदु डी हो तो, यदि अब हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी का मध्य बिंदु क्या हो, डी, तो फिर इस सी की जगह पर क्या आ जाना है, डी। तो होगा ए डी बराबर, बाकी पूरा ज्यों का त्यों हो जाएगा 1/2 ए बी, क्योंकि ए बी का ही मध्य बिंदु है डी। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2। समीकरण 1/2 से यदि हम समीकरण 1/2 से देखें तो समीकरण 1 में ये वाला पक्ष जो है समीकरण 2 के इस वाले पक्ष के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब इनके आर एच एस आपस में बराबर हैं तो इनके एल एच एस अपने आप ही इन बराबर हैं। तो हम फिर लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए डी। तो ये हमें समीकरण बता रहा है कि जितनी ए सी है उतनी ही क्या है, ए डी है। तो इससे ही तो प्रूफ हो जाता है कि जो ए सी है, ये जो सी बिंदु है उसी स्थान पर होगा जिस स्थान पर डी बिंदु होगा। तो चूंकि ये आपस में बराबर हैं इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि ए सी रेखाखंड ए डी के बराबर है और समपाती होगा, क्योंकि इसका जो शीर्ष ए है वो एक ही बिंदु पर है और समपाती है। तो आपको लिखना पड़ेगा रेखाखंड ए सी, पहले आपको लिखना है रेखाखंड, फिर ए सी के समपाती कौन हो जाएगा, ए डी। रेखाखंड ए सी के समपाती का मतलब आप समझते हो, जिस रेखा पर से ए सी है उसी रेखा पर से दूसरी रेखा हो, तो समपाती, एक ही, जिनका एक ही पथ हो, जिनका एक ही स्थान हो। तो रेखा ए सी के समपाती ए डी हो जाएगी। जब रेखा ए सी के समपाती ए डी होगी तो सिरा ए निश्चित ही रहेगा, जिससे
बिंदु ए एक समपाती बिंदु होगा। इसलिए जब ए समपाती हो जाएगा तो फिर सी और डी समपाती हो जाएंगे, इसलिए सी और डी बिंदु भी समपाती होंगे। जब बिंदु सी और डी समपाती होंगे तो सी और डी अलग तो है ही नहीं, एक ही है, क्योंकि उसी बिंदु पर सी है और उसी बिंदु पर डी है, इसे बोलते हैं समपाती होना। तो लिखना पड़ेगा, तो सी और डी अलग बिंदु ना होकर एक ही है, अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है संलग्न चित्र में AC बराबर BD हो तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। आपको दिया गया है AC बराबर BD और सिद्ध करना है AB बराबर CD। तो जो आपको दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, हल। दिया है AC बराबर BD, ये आपको दिया गया है, सिद्ध करना है AB बराबर CD। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग उपपत्ति लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। चूंकि हमें जो दिया गया है उसी को लिख लेंगे सबसे पहले। तो AC बराबर BD ये हमें दिया गया। अब हमें AC चाहिए, यहाँ से देख लेते हैं AC। A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये हमें चाहिए। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि AB प्लस BC, AB प्लस BC अगर दोनों मिला दो तो ये टोटल AC बन जाता है। फिर से देख लीजिए, आपको AC का मान लिखना है तो आप A से लेके B तक, फिर B से लेके C तक दोनों को मिला सकते हैं, तो आपको टोटल A से लेके C तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं AB प्लस BC बराबर, अब हम लोग BD लिखेंगे। यहाँ से देखते हैं BD, तो BD में ऐसी कौन सी दो चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी? तो BD में जोड़नी पड़ेंगी BC प्लस CD, BC प्लस CD। चलिए लिख लेते हैं BC प्लस CD। तो ये जो है हम लोगों ने जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि बराबर के इस तरफ BC है, बराबर के इस तरफ भी BC है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं दोनों को, तो फिर बच जाएगा AB बराबर, ये AB बराबर CD, ये तो कैंसिल हो चुके हैं। तो AB बराबर CD, और आप देखिए यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना है AB बराबर CD, तो यही AB बराबर CD आपका प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, यूक्लिड की अभिगृहित सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से
संबंधित नहीं है। तो ये जो है यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों है? इसका आंसर है क्योंकि यह विश्व के सभी स्थानों पर सत्य है और सभी जगह लागू हो सकता है, इसलिए आप इसको सर्वव्यापी सत्य मानते हैं और सभी जगह चूँकि ये लागू होता है, तो इसका इतना सा ही आंसर आपको याद कर लेना है या आप समझ लो, इसको बहुत ही सरल है। तो इसके बाद हम लोग 5.1 समाप्त करते हैं।